जिस तरह आपने बात की कॉमन वर्दी एग्जाम इंडियन नेवी में, जो कि नॉन कमीशन कैटेगरी से आपको कमीशन कैटेगरी में ले जाता है, तो पहले सर क्या कुछ एयरफोर्स में भी ऐसा करियर ऑप्शन है सर जिसके विषय में आप बताएं और हम उसके लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाए। किसके फॉर्म कब आते हैं, इसका सिलेक्शन सिस्टम क्या है, रिटन एग्जाम पैटर्न क्या है। एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जीवन में जिसको ताउम्र हमें सीखते रहना चाहिए, और ये सीखने की ललक ही मुझे लगता है कि हमारे समाज को, हमारी आने वाली जनरेशन को बेहतर कर पाएगी। कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑफिसर के भी निगाह में आप एक बेहतर कैडेट के तौर पे, एक बेहतर सिपाही के तौर पे, एक बेहतर सोल्जर के तौर पे निकल के आए, और फाइनली उसने आपका इंटरव्यू करके आगे आपको प्रोसेस किया। यार इससे बड़ा गर्व का विषय और कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उठिए, जगिए और लगिए। पूरा एमकेसी परिवार आपके साथ है। आपके रिटर्न से लेके एसएसबी तक हर प्रोस्पेक्ट पे हम आपको ट्रेन करेंगे, और अब तो आपको चिंता भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। मैं आता रहूँगा, हर चीज़ के विषय में बताता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा, और आपके अंदर के जज्बे को कहीं न कहीं बढ़ाता रहूँगा। बस उद्देश्य एक है, अगर जन्म एक बार मिला है इस धरती पे तो कुछ कर गुजरना है। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द एमकेसी लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और लगातार बच्चों की डिमांड मेरे से चल रही थी, और मैं कह सकता हूँ कि बच्चे ही नहीं, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ एक्चुअली कि मेरे जितने भी सर्विंग भाई हैं, फौजी भाई हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर हैं, उनका हिस्सा हैं, उनके भी प्रश्न मेरे से लगातार आ रहे थे, सर आप उस करियर अपॉर्चुनिटी के विषय में बताएं। और ऑब्वियसली जितने भी हमारे बच्चे एयरफोर्स के लिए तैयार हो रहे थे, वो भी बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये तो समझ में आता है कि आप हमेशा एसीसी एंट्री की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो कि आर्मी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी है, नेवी के लिए है, लेकिन जब सर वहीं एससीओ एंड पीसीएसएल एंट्री की बात होती है तो केवल आर्मी की एलिजिबिलिटी ही उसके लिए लागू होती है। तो सर इन दैट कंडीशन, जिस तरह आपने बात की कॉमन वर्दी एग्जाम इंडियन नेवी में, जो कि ऑब्वियसली इंडियन नेवी के लिए एक स्पेशल एग्जाम कैटेगरी है, जो कि नॉन कमीशन कैटेगरी से आपको कमीशन कैटेगरी में ले जाता है, तो पहले सर क्या कुछ एयरफोर्स में भी ऐसा करियर ऑप्शन है सर जिसके विषय में आप बताएं और हम उसके लिए तैयार होना स्टार्ट हो जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि आपके प्रश्न मुझे एक अलग ऊर्जा दे रहे हैं, आपके प्रश्न मुझे कुछ काम करने का मौका दे रहे हैं, आपके प्रश्न मुझे एक जागृति दे रहे हैं, जिसके दम पे मैं प्रयास कर रहा हूं सारे के सारे प्रश्नों का सल्यूशन तलाशने का, और उस तलाश में कहीं ना कहीं मैं भी बहुत कुछ सीख पा रहा हूं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको भी कुछ सिखा पा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं और आज उस स्पेशल एंट्री की बात करते हैं, जो एयरफोर्स के हर जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कमीशन कैटेगरी में जाने के लिए। और ऑब्वियसली आज बात होगी एसईसी की। आज मैं कहीं ना कहीं सर्विस एंट्री कमीशन की बात करूंगा। एसईसी एंट्री स्पेशली जो है वो एयरफोर्स के कैंडिडेट्स के लिए है, जो एयरफोर्स आज भी जाना चाहते हैं और उनका सपना है कि सर एयरफोर्स हम ज्वाइन करके कल को कमीशन कैटेगरी में प्रयास करेंगे। और ऑब्वियसली जितने भी हमारे सर्विंग जो है एयरफोर्स के भाई हैं उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी इस सेशन के माध्यम से मैं इसके फॉर्म फिलिंग से लेकर सिलेक्शन सिस्टम तक आपको ले जाऊँ और हर इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक क्लियर करूँ। तो आज मेरी कोशिश है कि इसके फॉर्म कब आते हैं, इसका सिलेक्शन सिस्टम क्या है, रिटन एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितने दिन की है, और फाइनली आप सफल होकर के कमीशन कैसे होते हैं, और आपका ट्रेनिंग पूरा का पूरा जो है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कैटेगरी की कहाँ चलती है। तो चलिए बढ़ते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज सर्विस एंट्री जो है कमीशन के विषय में, एसईसी के विषय में। कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द सर्जेंट एंड अबव रैंक सर्विस पर्सन टू बिकम कमीशन ऑफिसर इन एयरफोर्स। सार्जेंट लेवल पे कम से कम जो है आपका पद होना चाहिए, तभी आप इस एंट्री पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन जो भी हमारे एयरफोर्स के सर्विंग भाई होंगे वो कम से कम सर्जेंट के पद तक अगर वो पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियसली वो इस फॉर्म को एसईसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पैरेलली इससे ऊपर के भी जो पद के हमारे फौजी भाई हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएशन। ऑब्वियसली जब क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह जब हम एचआरडीसी की बात करें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही इसीलिए बनाई गई है कि आप अपने आगे की एजुकेशन को बिल्कुल जारी रखें। और कहीं ना कहीं एयरफोर्स भी मुझे लगता है कि इस बात पे बहुत सपोर्ट करता है कि आप अपनी आगे की एजुकेशन को जारी रखें। और जानते हैं 13 ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट इज रिक्वायर्ड। 13 ईयर ऑफ सर्विस, तो ध्यान रखिएगा 13 ईयर में क्यों कहता हूँ कि डेट ऑफ एनरोलमेंट की जब हम बात ही कर देते हैं, दैट मीन जिस दिन आप अपनी ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा होते हैं
उस दिन से आई थिंक 2 साल आप प्रॉपर हिस्सा रहते हैं, 28 महीने आपकी जर्नी होती है, इवन 2 साल से ज़्यादा आप कह सकते हैं हिस्सा आप होते हैं अपनी एयरफोर्स की जो है ट्रेनिंग एकेडमी में। वहाँ से जोड़ करके 13 ईयर का कम से कम आपका सर्विंग ड्यूरेशन होना चाहिए। और वैसे भी आप समझते ही होंगे कि आफ्टर 10 ईयर ही आप सर्जेंट के पद पे आप आते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो एज ग्रुप का क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है वो 34 टू 42 ईयर्स तक का डिफाइन किया है। टू बिकम अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर इन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इन एन एयरफोर्स। ऑब्वियसली ये जो अपॉर्चुनिटी ही है ये ग्राउंड ड्यूटी पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस पे कमीशन अफसर पे जाने के लिए आपकी कैटेगरी है, जो कि ऑब्वियसली एज का क्राइटेरिया 34 से 42, ये जहन में रखिएगा। एयरमैन विद द हायर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट गिवन द वेटेज इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। हमेशा ख्याल रखना है कि जीवन में उन्हीं को बेहतर होने का मौका मिलता है जो फाइनली बेहतर होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी फौज का हिस्सा बन करके आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। अगर आपको वाकई अपने करियर में बेहतर जाना है, आगे जाना है, कुछ बेहतर कर पाना है। बहुत सारे बच्चे रोते हैं कि सर मैं योग्य था बट मैं नॉन कमीशन कैटेगरी में गया। क्यों घबराते हैं आप? फौज तो आपको निरंतर मौका देती है। आप एयरफोर्स एकेडमी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं, आप एसएससी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। आपके कमांडिंग ऑफिसर से लेके हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है कि आप फाइनली अगर आप में पोटेंशियल है तो आप रुके ना। और इंडियन एयरफोर्स की ये विशेष बात है कि वो स्पेशल ख्याल करते हैं कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आप किसी भी तरह से रुके ना। तो मुझे लगता है रुकना नहीं है यार, लगे रहना है अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बेहतर बनाने का, अपने ड्यूटी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी कैटेगरी में जो हम लोग बात करेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, उसका वेटेज मिलेगा। एलिजिबल एयरमैन हैव टू पास द रिटन टेस्ट। पहले आपको रिटन टेस्ट क्रैश करना होगा। एसएसबी इंटरव्यू टू बी सिलेक्टेड फॉर द कमीशनिंग कोर्स एट एएफए। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है एयरफोर्स एकेडमी का आप हिस्सा बनेंगे जब आप फाइनली एसएसबी में सेलेक्ट हो जाएंगे। आइए थोड़ी डिटेल और जानते हैं। रिटन टेस्ट विल बी द सेम एज एफकैट। आप ध्यान रखिएगा इसका फॉर्म भी जो आता है वो फैब में ही आपका फॉर्म शेड्यूल होता है और एफकैट के एग्जाम के कुछ दिन पहले ही इनका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो प्रश्न होगा पेपर पैटर्न क्या है? डिट्टो सेम टू सेम पेपर पैटर्न होता है जैसे आपका एफकैट का। जिस तरह के वहां अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके एंड साइंस का रोल होता है, पहले आपके भी वहां 100 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स हैं और सेम टू सेम रोल का आपका रिटन टेस्ट वहां होता है, पूरा का पूरा सेम पैटर्न पे बेस्ड। तो ये समझ के चलिएगा कि आपको तैयारी जो करना है वो एफकैट की स्टैंडर्ड की करनी है। बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हम कमिटेड भी इस बात को लेकर के कि अगर आपका एसईसी दैट मीन सर्विस एंट्री कमीशन में जाने का सपना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको घर बैठे वो बेहतर तैयारी दे देंगे जो आपको फाइनली आपके रिटन एग्जाम में भी 100% सफल होने में मदद करेगी और फाइनली आपके एसएसबी में भी आपको बेहतर करने की वजह देगी। आइए जानते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट देयर नेम टू अ ए ब्रांच, जिसको ऑर्डरली ऑफिस कहा जाता है। जैसे कि क्वार्टर ऑफिस होती हैं, क्वार्टर मास्टर होते हैं जिस तरह की आर्मी में, यहाँ ऑर्डरली ऑफिस का क्राइटेरिया है। तो आप ए ब्रांच ऑर्डरली ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। एन इंटरव्यू ऑफ कमांडिंग ऑफिसर विल बी कंडक्टेड एंड विल फाइनली बी रिकमेंडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर फॉर द अपीयरिंग इनटू एग्जामिनेशन। तो फाइनली जो प्रेफरेंस है वो कमांडिंग ऑफिसर का आता है, उसके इंटरव्यू से आपको गुजरना होता है, क्योंकि उसी के इंटरव्यू के गुजरने के आधार पर आपको मौका मिलता है आगे की जर्नी तय कर पाने का। नंबर ऑफ अटेम्प्ट अलाउ विल बी 3 फॉर एवरीवन। कम से कम 3 मौके आपको मिलते हैं 34 साल से लेकर 42 साल के बीच। तो मुझे लगता है कि आज भी जो हमारे फौजी भाई हैं, अगर जज्बा है तो यार जगिए, एक बार लगिए। मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जीवन में जिसको ताउम्र हमें सीखते रहना चाहिए और ये सीखने की ललक ही मुझे लगता है कि हमारे समाज को, हमारी आने वाली जनरेशन को बेहतर कर पाएगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए कोई उम्र नहीं है, बस जब जागो और तभी सवेरा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी रेड इंक एंट्री। ध्यान रखिएगा, रेड इंक एंट्री आपकी नहीं होनी चाहिए इन सर्विस। मोर देन 14 डेज पे फाइन एंड रेगुलर इम्प्रिजमेंट RI की कैटेगरी में आप ना हो, मतलब क्वार्टर गार्ड की सजा आपको ना मिली हो। दैट मीन आप जो है इम्प्रिजनमेंट में गए हों। रेगुलर जो कि फौज के अंदर ही होता है, आप जानते ही हैं, क्वार्टर गार्ड रूम होता है जहां पे आपको भेज दिया जाता है। 14 डेज पे फाइन का मतलब ऑलमोस्ट आपके 1 महीने की सैलरी चली गई। दैट मीन डबल डे आपका सैलरी रिडक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि रेड इंक कैटेगरी में आप बिल्कुल ना हो और मुझे लगता है कि अच्छे कैंडिडेट्स को ही यार मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा बन के रहना है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम अच्छे हैं तो अच्छा बन के भी रहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कहते हैं कि कैंडिडेट शुड हैव नॉट मोर देन 2 ब्लैक एंट्री इन एंटायर सर्विस एंड नो ब्लैक एंट्री शुड बी इन पास्ट 6 मंथ। मतलब 6 महीने पहले भी कोई ब्लैक एंट्री ना हो और पूरी सर्विस की जो जर्नी रही है उस दौरान आपकी 2 ब्लैक एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये हैं तो आप SEC के फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें भी आपका 7 डे का फाइन है, ऑलमोस्ट हाफ मंथ की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ये क्राइटेरिया ब्लैक एंट्री के लिए भी हो जाता है जिन कैंडिडेट इनके अंतर्गत आ जाते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गो गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। 1 साल की आपके स्पेशल ट्रेनिंग होगी। दैट मीन एक बार फिर से मौका मिलेगा उस एकेडमी की जिंदगी को जीने का। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बस जरूरत है कि आप रास्ता बनाने को तैयार हैं कि नहीं है। और कितना अच्छा रिलेशन है यार, एक बेहतर एकेडमी से आप ट्रेन होके आए, आपने अपने ड्यूटी आवर्स कमाल के किए, अपनी एजुकेशन को आपने जारी रखा, अपने कमांडिंग ऑफिसर से लेके सीनियर ऑफिसर से लेके सबके निगाह में एक अच्छी इमेज बनाई और एक रियल कमांडर के तौर पे आप इन 13 सालों में तैयार हुए। और ऐसा तैयार हुए जहां पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं रहा आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के, आपके डिसिप्लिन को लेकर के, आपके ओवरऑल एटीट्यूड को लेकर के, और कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑफिसर के भी निगाह में आप एक बेहतर कैडेट के तौर पर, एक बेहतर सिपाही के तौर पर, एक बेहतर सोल्जर के तौर पर निकल के आए। और फाइनली उसने आपका इंटरव्यू करके आगे आपको प्रोसेस किया। यार इससे बड़ा गर्व का विषय और कुछ नहीं हो सकता। और पुनः एक बार फिर से उस ऑफिसर की लाइफ को जीने का मौका मिलना, उस ट्रेनिंग एकेडमी का एक बार हिस्सा होना। तो 1 ईयर की स्पेशल ट्रेनिंग आपके लिए। टेक्निकल ब्रांच कैंडिडेट विल गोइंग फॉर द एएफटीसी, जो टेक्निकल ब्रांच के हैं वो एएफटीसी जाएंगे, ऑब्वियसली एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर। पैरेलली अदर जितने भी हैं लाइक नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लोग, वो सब एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद जाएंगे। तो ये 2 आपके सेंटर हैं। टेक्निकल के आप अच्छे से समझते हैं कि आपको जाना होता है बैंगलोर एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में, और पहले अगर नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आप तो डुंडीगल हैदराबाद जाएंगे, जहां आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स दे आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। और मुझे लगता है कि इस उम्र में जो जीतने का जज्बा है ना यार, वो कमाल है। और मुझे लगता है कि आई रियली रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट द इंडियन एयरफोर्स कि दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑन दिस एज टू मेक योरसेल्फ एक्टिव, फिट, एनर्जाइज एंड अप टू द मार्क। और मुझे लगता है कि ये सफलता केवल एक सफलता नहीं होती है, मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल बन जाती है, एक कहीं न कहीं स्टेटमेंट बन जाता है जो सबको गर्व महसूस कराने का मौका देता है। तो मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी एज ए एसईसी। मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस एंट्री के विषय में इतना बात करने का, तो मुझे लगता है कि आपको फेस करके कितना गर्व महसूस होता होगा। तो बिल्कुल उठिए, जगिए और लगिए। पूरा एमकेसी परिवार आपके साथ है। आपके रिटर्न से लेके एसएसबी तक हर प्रोस्पेक्ट पे हम आपको ट्रेन करेंगे। और अब तो आपको चिंता भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। तो एमकेसी लर्निंग ऐप आपके लिए एक पैनासिया है, रामबाण। आज के टाइम में अपने यूनिट और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए रिटर्न के उस स्टैंडर्ड पे अपने आप को तैयार करने का, जो कि रेगुलर क्लास इंटरेक्शन टीचर के साथ करके और पहले एसएसबी का बेहतरीन गाइडेंस एसएसबी एक्सपर्ट के माध्यम से लेकर के आप अपने लक्ष्य को तय करें, खुद को गर्व महसूस कराएं, अपने बच्चों को गर्व महसूस कराएं और फाइनली हम सबको भी गर्व महसूस कराएं, अपने कमांडिंग ऑफिसर को गर्व महसूस कराएं, पूरी की पूरी यूनिट को प्राउड महसूस कराएं। एंड दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। मैं इधर आता रहूंगा और ऐसे ही बताता रहूंगा। बस आप क्वेश्चन सीरीज जारी रखिए, जो भी प्रश्न आपके जहन में आ रहे हैं आप बस पूछते जाइए। मैं आता रहूंगा, हर चीज के विषय में बताता रहूंगा, आपको जगाता रहूंगा और आपके अंदर के जज्बे को कहीं ना कहीं बढ़ाता रहूंगा। बस उद्देश्य एक है कि रुकना नहीं है यार, थकना नहीं है। बस अगर जन्म एक बार मिला है इस धरती पे तो कुछ कर गुजरना है और एक ऐसी लेगेसी और एक ऐसा एग्जाम्पल दे के जाना है कि लोग यार मरने के बाद भी ना याद रखें। एंड दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू हैव ऑन योर शोल्डर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.